सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखा था, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था और क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। और हमने छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने देखा था। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या था? अलजेब्रिक फॉर्म, जो हमने सीखा था अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, तो अलजेब्रिक फॉर्म में हमने क्या सीखा था? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सीखा था। कोई दिक्कत यहां तक है? और इसमें हमने मॉड जेड भी निकालना सीखा था। मॉड जेड क्या था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा क्या था? वाई बाई एक्स। और थीटा हमारा क्या था? प्रिंसिपल आर्गुमेंट था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, इसी जेड में मैं x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा डिवीजन किया है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट पार्ट में लिखते हैं। x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सोचो कि आपका tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है y डिवाइडेड बाय x, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेंगे। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो y डिवाइडेड बाय x का क्या मतलब हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखिए, तो x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? ये तो है, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो है ये। अरे हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपसे पूछ रहे हैं, कॉस थीटा पूछ रहे हैं। यस, तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम r लिखेंगे। और r इज इक्वल टू क्या हम असाइन कर देंगे? तो बताओ, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर नया वाला बना, ये नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, और ये जो आपका थीटा है, वो थीटा क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। समझ में आया? हम हर जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही बात करेंगे, इसके अलावा हम तीसरा चीज पे जाएंगे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड फॉर्म है यूलर फॉर्म, ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो गया। थर्ड हमारा यूलर फॉर्म है। यूलर फॉर्म, तो यूलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यूज करते हैं। जहां पर भी e टू द पावर आई थीटा रहेगा, वहां पर हमारा क्या फॉर्म मिलेगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब बताइए, z इज इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? r इंटू ई टू द पावर थीटा लिखेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये हम कब यूज करेंगे? जब कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जब पावर में कुछ दिया हुआ रहेगा ना, जैसे इस तरह से समझो कि 2 प्लस
या 2+ नहीं लो, कुछ नॉन एंगल टाइप का लो ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे -1 माइनस आई टू द पावर 100 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरा तरीका से लिखना जानते हैं, हम जानते हैं ना दूसरा तरीका से लिखना। अरे देखो ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, फिर एक यूलर फॉर्म है। तो यूलर फॉर्म में लिखना हमारे लिए बेहतर है, क्यों? क्योंकि ये होल टू द पावर 100 करेंगे तो r टू द पावर 100 हो जाएगा और e टू द पावर आई थीटा का 100 हो जाएगा। देखो जैसे हम इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 = √2 और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -3π/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हमने ऑलरेडी ये चीज किया हुआ है, जस्ट हमने पावर को 100 लिख दिया है, ठीक है। फिर अगर देखो तो हम z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2 इंटू ई टू द पावर i -3π/4 का होल पावर 100। तो क्या हो जाएगा, √2 टू द पावर 100 इंटू ई टू द पावर -i 3π/4 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा 4। तो ये √2 टू द पावर 100 कितना हो गया, 2 टू द पावर 50 इंटू, ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक देगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आसान हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -75π। अब e टू द पावर i कहाँ गायब हो गया, i भी है। अब e टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिखते थे, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर 50 cos ऑफ थीटा कितना है, -75π प्लस i इंटू साइन ऑफ -75π। अब बताइए cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos ऑफ 75π कितना हो जाएगा, अरे मल्टीपल ऑफ 2π करो ना, तो 74π प्लस π तो कितना हो जाएगा cos π, और cos π का वैल्यू कितना, cos π है, cos π का वैल्यू -1 प्लस, अब साइन माइनस थीटा कितना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर ही रहने दो। अब साइन 75π दिया हुआ है, तो साइन 75π तो 2π का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है हमको, तो 74π प्लस π हो जाएगा। तो 74π प्लस π कितना हो जाएगा, तो साइन 74π प्लस π साइन π, और साइन π का वैल्यू कितना, 0। तो ये कितना हो जाएगा, -i इंटू 0 इंटू 2 टू द पावर 50। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ में आया कैसे? नहीं तो इसमें आपको क्या अप्लाई करना पड़ता, बाइनोमियल। और एक कॉमन टर्म को तुमको सॉल्व करना लगता है कि तुम कर पाओगे 51 टर्म का सम, कहीं ना कहीं फंसोगे ना। नहीं सर हम 2 घंटा 3 घंटा लगा के, अरे तो 2 घंटा 3 घंटा थोड़ी ना सॉल्व करना आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 3 घंटा सॉल्व करोगे। पता चला कि 15 क्वेश्चन दिया है तो 15 तो 45, बाप रे बाप, 2 दिन तक तो तू एग्जाम देते रह जाएगा 24 बिना खाए पिए। तो हर चीज का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। कॉपी कीजिए तो हाँ, नेक्स्ट फॉर्म इज 4th नंबर वेक्टर फॉर्म। तो आपने फिजिक्स का स्टार्टिंग क्लास अगर देखा होगा तो वेक्टर फॉर्म में जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है x + iy दिया हुआ है, तो ये जो x था, x को हम क्या लिखते थे, i कैप लिखते थे i कैप, और y को क्या लिखते थे, j कैप लिखते थे। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, xi कैप प्लस yj कैप। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में बन जाएगा,
वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। और वेक्टर फॉर्म से अगर हम मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, जो हमारा जे कैप है, जे कैप के साथ इमेजिनरी आई मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो तो इसके लिए वेक्टर फॉर्म में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस, real part of x axis is represented by x axis and x axis is denoted by I cap। ये वाला I cap लिखना। x axis is denoted by I cap। Similarly, imaginary part is represented by y axis and y axis is represented by j cap। y axis is represented by j cap। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर लिखिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसको आप कॉपी कीजिए। हाँ, कॉपी कीजिए। तो कंसीडर वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आई। ठीक है, तो -1 माइनस आई लिखा हुआ है, तो ये किस फॉर्म में है? ये अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में है। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1 आई कैप माइनस जे कैप। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर है? चलो, ये किसके फॉर्म में हो गया? वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स मतलब 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाता है? थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर क्या होता है? √x² प्लस y² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √2। तो z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का वैल्यू कितना? √2। थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू प्लस आई इंटू साइन ऑफ -3 पाई बाई। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हो गया किसके फॉर्म में? ट्रिगो फॉर्म में हो गया। ठीक है, यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। आर का वैल्यू कितना? √2। थीटा का वैल्यू कितना? समझ में आया कि नहीं आया? हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अदर 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं। और जनरली आप देखोगे तो अलजेब्रिक से वेक्टर लिखना ज्यादा आसान है, ट्रिग्नोमेट्री से यूलर लिखना ज्यादा आसान है कि नहीं? देखो, ट्रिग्नोमेट्री से यूलर लिखना कैसे आसान है? ट्रिग्नोमेट्री में भी आर, यूलर में भी आर, आर आर भाई भाई, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा भाई भाई, है कि नहीं? लेकिन अब देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अलजेब्रिक में देखो और वेक्टर में देखो,
रियल पार्ट रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट, भाई भाई है। तो जिसको अपना अपना हिसाब से अगर दोस्त मिल जाए तो साथ रहने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? यही कोई दूसरा दोस्त मिल जाए तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं? हो सके जमे ही नहीं दोस्त दोस्त में। ठीक है, क्लियर है कन्वर्जन? तीनों में, चारों में कन्वर्जन क्लियर है? एक दिया हुआ रहेगा, कैसे अदर थ्री में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, एक और मुझे ना आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना है आपको। देखो, हमने जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको बताया था, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? ये भी आपको थीटा ही फाइंड करवाता है, ये भी आपको थीटा ही फाइंड करवाता है। लेकिन ये जो थीटा है ये कहां से कहां तक लाई करता है? -π से -π ओपनिंग +π क्लोजिंग। ठीक है, दूसरा हमने बताया था क्या? लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट में हमने आपको बताया था क्वाड्रेंट के हिसाब से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मतलब थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मतलब, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा मतलब 2π माइनस थीटा। ये हमारा क्या था? लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट था। नेक्स्ट आ जाओ, आर्गुमेंट पे आ जाओ। तो ये जो आर्गुमेंट आएगा ना, आपको करना क्या है कि इसमें आपको फर्स्ट फाइंड थीटा, ठीक है, और राइट आर्गुमेंट लाइक दिस, थीटा प्लस 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर जैसे ये वाला हमको था, एक हम इसमें ले लेते हैं, हम तीनों से एक एग्जांपल हम करवा देते हैं ताकि आपको, ये वाला हमारा सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? z = -1 -n, सबसे बेस्ट है। थर्ड क्वाड्रेंट में है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट अलग आएगा, लीस्ट पॉजिटिव नंबर अलग आएगा, और जनरल आर्गुमेंट अलग आएगा। जो हम जनरल आर्गुमेंट का बात कर रहे थे ना, यही जनरल आर्गुमेंट है। तो हम यहां से थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा π/4 हो जाएगा ना। तो थीटा π/4 हो जाएगा। तो अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात करें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है? थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू π/4 माइनस पाई इज इक्वल टू -3π/4। ये पॉइंट क्लियर है? अगर हम इसमें पूछें लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या था? बोलो ना, थीटा प्लस पाई। तो थीटा प्लस पाई क्या हो जाएगा? पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू 5π/4। और अगर हम केवल आर्गुमेंट पूछे आपसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो यहां पर देखो, ये जो थीटा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट फाइंड करना है मुझे। मतलब चलेगा इसी तरह से, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट जैसा ही काम करेगा। एडिशनल क्या करना है हमें, बताइए? +2nπ ऐड कर देना है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर हम π/4 लिखेंगे तो ना इंसाफी हो जाएगा ना। आप तो बोलोगे सर π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट तो थर्ड क्वाड्रेंट का दिया हुआ, तो पहले आप थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल तो लिखिए, उसके बाद ही हम 2nπ करेंगे। हाँ या ना, बताइए? समझ में आया? तीनों का डिफरेंसेस अलग अलग क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जब तक आप 4-5 क्वेश्चन नहीं खुद से बनाओगे फंस जाओगे। बोलेगा सर कब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, कब आर्गुमेंट फाइंड करना है, कब लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट फाइंड करना है। सब दिमाग ना शट डाउन हो रहा है सर धीरे धीरे। आर्गुमेंट अभी तो बहुत दूर आगे जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर समझो कि ना कुआं है, कुआं जितना खोदोगे उतना नया नया चीज निकलता रहेगा। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको।
यहाँ पे आप एक चेंज कर लेना, हमने जो लिखा था फाइंड थीटा, तो ये जो थीटा फाइंड करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फाइंड करना है, क्योंकि हम जो थीटा फाइंड कर रहे थे वो सबको हम पॉजिटिव बना के फाइंड कर रहे थे, सबको पॉजिटिव बना के हम फाइंड कर रहे थे ना। तो सबको पॉजिटिव बना देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का भी तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा ना। तो बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर चिल्ला चिल्ला के कि सर हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल काहे बना दिए। और जनरल भी अगर हम देखेंगे तो अगर इसका एंगल अगर आप देखोगे तो एंगल आपका कहाँ कहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा पॉइंट है -1, -1, तो ऑरिजिन से ये एंगल फॉर्म किया तो ये एक एंगल आ गया, राइट। फिर जो दूसरा एंगल आएगा वो फिर यहां से ऐसे आएगा ना, तो हमने कितना रोटेट किया, हमने 2 पाई रोटेट किया, यस 360, वेरी गुड। तो बोला करो, जोर से बोला करो, ठीक है, बोलोगे जोर से ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। फिर देखो कितना रोटेट किया, 4 पाई, 2 बार रोटेट किया ना। फिर कितना बार रोटेट किया, समझ में आ रहा है। अब बोलेगा कि भाई हाँ हम थर्ड क्वाड्रेंट का है और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आके फिर से हम रुक रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं है, वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। किसी को ये डाउट आएगा सर हम n की जगह पर नेगेटिव ले लेंगे सर, तो नेगेटिव ले लेंगे तो हम अभी क्या कैसा चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। जब n का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। देखो कैसे, n इज इक्वल टू -1 लीजिए, तो -1 लिया तो कितना आ गया, 2 पाई आ गया, -2 पाई, -2 पाई प्लस 5/4 कितना आ जाएगा, करो, -2 पाई प्लस 5π/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, -3π/4, -3π/4 का जरा डिग्री में बताओ तो कितना आता है, -135। तो देखो आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो 225 आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो 225 आ रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सही तो दे रहा है 135। अरे जितना आप ऊपर मूव करोगे 225 उतना ही आप नीचे मूव करोगे ना, -135, दोनों को जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा। जोड़ना है, यहाँ पर नेगेटिव जो लिखा हुआ वो नेगेटिव एंगल नहीं है, वो नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से वो नेगेटिव डायरेक्शन हमने लिया है। अरे कोई उल्टा चलता है तो ऐसा थोड़ी ना कि उल्टा जा रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू, हम एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि भाई हमारे रेफरेंस में आप उल्टा चल रहे हो, यही बोलते हैं ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि बंदा उल्टा जा रहा है, नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसलिए ये रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 360 आएगा, चेक करके देख लो, 225 प्लस 135, आना भी चाहिए 360, है कि नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमारा जो आर्गुमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू दी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं, या अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आप बोल दो, क्योंकि क्वाड्रेंट में तो सब कुछ आ जा रहा है ना। क्लियर है। चलो तो 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में देता हूं, लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड मॉडुलस, सेकंड लिखिए आर्गुमेंट, फाइंड मॉडुलस आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वन ले लीजिए 1 + i√3, सेकंड ले लीजिए 1 - i√3, थर्ड ले लीजिए -1 + i√3, फोर्थ ले लीजिए -1 - i√3। ये 4 क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो, और अच्छे से, ये नहीं कि बस खाली सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर दिया हमने, थोड़ा आप ढंग से सॉल्व कीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियरली दिखेगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है। जो हाँ -1 दोनों आइए दिख रहा है ना,
-1 प्लस i√3। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो इसको। चलो देखो, तो अगर आप देखो तो अलजेब्रिक फॉर्म में हमारा पास z क्या है, x प्लस आई वाई है, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होता है ये चीज कि नहीं होता है, होता है। अब आ जाओ सेकंड फॉर्म, आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो z इज इक्वल टू क्या था, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है कि नहीं होता है। अगर हम इसको दो पार्ट में लिखे, r कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा, क्लियर है, हाँ या ना, बोलो ना। हाँ तो बोलो ना। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ r कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, r स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, r बचा क्या अंदर में, कितना वैल्यू होता है इसका, और स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो बताओ तो आपको कुछ करना पड़ा, आपको कुछ करना पड़ा कि मॉडुलस ऑफ z निकालना है, तो चलो भाई इतना सारा प्रोसेस करते हैं, नहीं। तो यहां पर और अच्छी बात क्या है जानते हो, अच्छी बात ये है कि अगर हमको डायरेक्टली मॉड ऑफ z निकालना रहेगा तो r इंटू, और ये टोटल का मॉड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब भी हम जानते हो, जब भी हम r कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मॉड लगा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में दो प्रोडक्ट है ना, एक r है और एक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। हमेशा याद रखना, मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज, थीटा 10 लाख एंगल काहे नहीं रहे, ये बात दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, थीटा इज एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मॉडुलस करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरा फॉर्म में आ जाओ, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या था, z इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। ये ई टू द पावर आई थीटा क्या था, यही तो था, और इसका वैल्यू कितना, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ r इंटू ई टू द पावर आई थीटा का मॉड, और ई टू द पावर आई थीटा कितना, हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कुछ और वैल्यू दे देगा सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा 1 देगा। तो यहां से भी हमको मॉड क्या मिल गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो 2 क्वेश्चन आपका ना इसी बेसिस पे ही सॉल्व करना है। कौन सा बेसिस है, जो अभी हमने सीखा है इसी के बेसिस पे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखिए, हमने मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो मॉडुलस मुझे निकालना है, मॉडुलस इज इक्वल टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। चलो अब मुझे क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। तो आर्गुमेंट चाहिए तो पहले थीटा निकालिए। तो थीटा ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, करेक्ट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, π/3। अब आपको आर्गुमेंट लिखना है। तो आर्गुमेंट के लिए क्या बोला था, आर्गुमेंट के लिए बोला था कि आप उसका लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालिए और 2n π ऐड कर दीजिए, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना रहेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसा दिखना चाहिए, π - थीटा दिखना चाहिए। तो π- और थीटा कितना है, इज इक्वल टू 2π/3। अरे तो यहां पर 2π/3 हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो है कि नहीं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया और
लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर है? चलो अब मैं ना 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं और थोड़ा ढंग से सॉल्व करना, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस i टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 99 p प्लस iq। फाइंड quadratic equation whose roots are p and q। दूसरा नंबर find k if k is equal to -1 plus I root 3 to the power 21 divided by 1 minus I to the power 24 plus I plus 1 plus I root 3 to the power 21 divided by 1 plus I to the power 24। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लो, इसी में ही ले लो 1 2 k is equal to -1 plus root 3i divided by 1 minus I to the power 30। ठीक है? ये आप 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रॉपर्टी में अब इंटर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।